नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी साथियों को नववर्ष के आगमन की हार्दिक बधाइयाँ। ये नववर्ष आपके लिए नई उम्मीद, नया उत्साह, नया जुनून, नई सफलता लेकर के आए और ज़िंदगी में किसी तरह की कठिनाई आपके सामने न हो। इन्हीं उम्मीदों के साथ में आज की क्लास को अपन शुभारंभ करेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ में कि नया साल नई उम्मीद लाए, नया साल नई उम्मीद लाए, बुझते सपनों में फिर रोशनी लाए, बीते कल की थकान बुलाकर सपनों को फिर हौसला दिलाए, बीते कल की थकान बुलाकर सपनों को फिर हौसला दिलाए। इस प्रकार का नया वर्ष आपके लिए हो और नई उम्मीद लेकर के आए और अपनी ज़िंदगी में आप हर संभव सफल हो, आपका सुस्वास्थ्य हो और आपके हर क्षेत्र में, हर दिशा में, हर एंगल से आपको है खुशियां ही खुशियां उपलब्ध हो। इन्हीं शब्दों के साथ में, इन्हीं भावनाओं के साथ में, इन्हीं अच्छे विचारों के साथ में आज की क्लास को शुभारंभ करते हैं। भूगोल प्रायोगिक परीक्षा 2026 जो होने वाली है उसमें बहुत कुछ बदला है। बदलने का मतलब जो पैटर्न है, उस पैटर्न में किस प्रकार का चेंजेज हुआ है पिछले समय से, तो उसमें अपन देखेंगे। इसमें अपना मॉडल प्रश्न पत्र में आपको उपलब्ध करवाऊं हूं, बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र जो है उसका सॉल्यूशन दे रहा हूं। साथ साथ में जानकारी जो अवश्य आप सबके लिए कि सिलेबस क्या है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न भूगोल प्रायोगिक में पूछे जाएंगे, यह स्टूडेंट के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है और जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे उन साथियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ताकि उसमें वो मिसगाइड नहीं हो। प्रश्न पत्र का पूर्णांक क्या रहेगा, उसमें अंक विभाजन कितना रहेगा, इसके साथ साथ में पेपर कैसे बनाया जाए, कहां से कौन सा प्रश्न लिया जाए और कौन से प्रश्न अथवा में दिए जाए, यानी ऐसे कौन कौन से प्रश्न होंगे जिसमें एक ऑप्शन जो अथवा में दिया जाएगा, है ना, या फिर सीधे ऐसे प्रश्न कौन से होंगे जो सिर्फ बिना अथवा के ही होंगे। इन सभी पहलुओं पर अपन विस्तार कर से चर्चा करेंगे। तो सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ में बेल आइकन दबा लें और सर्वा क्लासेज एप्लीकेशन अपना खुद का है उसको इंस्टॉल कर ले, क्योंकि वहां पर आपको संपूर्ण जानकारी जो है उपलब्ध हो रही है। तो सभी साथी जुड़े सर्वा क्लासेज के साथ में। देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या बातें मैंने रखी है और वो कितनी महत्वपूर्ण है। छोड़ना मत साथियों, बड़ी महत्वपूर्ण है, सभी बातें बहुत शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण है। पहली लाइन आपके समक्ष है, क्या लिखा है कि भूगोल प्रायोगिक परीक्षा 2026 के लिए विशेष निर्देश है। वो निर्देश क्या क्या है, तो वो है प्रश्न पत्र नए पाठ्यक्रम के अनुसार बनाएं। जो भी परीक्षक आएगा उस परीक्षक के लिए अनिवार्य है कि वो नया जो पाठ्यक्रम 2026 का एनसीईआरटी ने जारी कर रखा है उसके अकॉर्डिंग, बीएसईआर बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के लिए जो अनिवार्य पाठ्यक्रम एनसीईआरटी वाला लागू हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपना पेपर जो है वो सेट करें। प्रत्येक प्रश्न पत्र 16 अंक का होगा, यह आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो प्रश्न पत्र जो है वो 16 अंक का होगा, यानी 16 अंक का प्रश्न पत्र होगा। उसमें कुल 4 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, कुल 16 नंबर का पेपर होगा और उसमें 4 प्रश्न आएंगे, ठीक है। उसके बाद में प्रत्येक अध्याय से एक प्रश्न, 4 टॉपिक है, 4 चैप्टर अपने पास है। वो 4 जो चैप्टर है उन 4 चैप्टर में से प्रत्येक से एक प्रश्न पूछा जाएगा। प्रत्येक चैप्टर से एक प्रश्न लेना आपको ये जरूरी है। कभी कभार होता है कि कोई एग्जामिनर या कोई साथी जो है एक ही चैप्टर से 2 प्रश्न ले ले, 3 ले ले, तो ये मैं बोर्ड का जो पैटर्न है वो आप तक पहुंचा रहा हूं कि इस रूप का प्रारूप जो है आपका होना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 से 4 तक, 2 3 4, 2 3 4, 2 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न है उसका अथवा होगा, यानी उसमें 2 प्रश्न होंगे, या तो 2 नंबर का मुख्य कर लीजिए या फिर उसका अथवा वाला कर लीजिए, यानी 2 3 4 जो प्रश्न है उसमें अथवा देना अनिवार्य है, ठीक है। पहला प्रश्न जो है ना, आंकड़े, जो अपना चैप्टर है आंकड़ों का प्रक्रमण जो है उसमें अथवा नहीं आएगा, उसमें एक प्रश्न जो आएगा यथावत रहेगा। वर्क बुक तैयार करनी है जो मुख्य रूप से 10 अंक की होगी। वर्क बुक कितने अंक की होगी? 10 अंक की। वो A4
साइज की ड्राइंग शीट में तैयार करनी है और प्रत्येक पृष्ठ पर विषयाध्यापक को हस्ताक्षर करना है और अंतिम पृष्ठ पर विषयाध्यापक के साथ साथ में प्रधानाचार्य को मैं सील हस्ताक्षर करना है। ठीक है ना, अंतिम पृष्ठ पर, जैसे अंतिम पृष्ठ पर प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर मैं सील होंगे, प्लस जो सब्जेक्ट टीचर है उसके तो होंगे ही होंगे। ठीक है ना, ये भी अनिवार्य है। प्रत्येक बैच में अधिकतम 20 विद्यार्थी होंगे। जो बैच बनाएगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर जो भी मेरा साथी आता है वो बैच बनाता है, तो प्रत्येक बैच में अधिकतम 20 विद्यार्थी होंगे। अधिकतम 20 से अधिक का विद्यार्थियों का बैच नहीं होगा, अधिकतम 20 विद्यार्थी होंगे। और एक दिन में 2 बैच, अधिकतम 40 विद्यार्थियों की परीक्षा होगी। एक दिन में कितने की होगी? अधिकतम 40 विद्यार्थियों की परीक्षा होगी, 2 बैच ले सकता है। ठीक है, और एक दिन में अधिकतम 2 बैच की परीक्षा हो सकती है। उत्तर पुस्तिका की जांच परीक्षक संबंधित विद्यालय में नहीं करेगा। यदि कोई विद्यालय इस प्रकार से यदि उसको प्रेशराइज करता है कि यहीं चेक कर दीजिए, नंबर दे दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। वो उसके लिए बाध्य नहीं है कि वो उत्तर पुस्तिका प्रैक्टिकल एग्जाम लेने के बाद में वहीं चेक करे, ऐसा नहीं है। उत्तर पुस्तिका वो अपने हिसाब से अगले 3 दिनों के अंदर वो जांच करके और बोर्ड को जिस प्रकार से बोर्ड के निर्देश है उसके अकॉर्डिंग वो अंक जो है ऑनलाइन कर देगा। तो ये कुछ निर्देश है परीक्षक के लिए और सभी के लिए है ना, सेंटर के लिए भी है, परीक्षक के लिए भी है, सभी के लिए महत्वपूर्ण निर्देश है कि इस प्रकार से हमें अपना जो प्रश्न पत्र है भूगोल प्रायोगिक का, उसमें विशेष सावधानियां या विशेष ध्यान रखने योग्य बातें आपके समक्ष है, इनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए। अब है मॉडल प्रश्न पत्र। तो मॉडल प्रश्न पत्र के अंदर अपन ने दिया है पूर्णांक 16 अंक का। अब देखो इसमें अंक विभाजन, मैंने एक शब्द लिखा, तो अंक विभाजन कैसा रहेगा? जो अपने को शीट बनानी है अंक की वो किस प्रकार की होगी? तो इसमें क्या होगा कि 16 अंक ये तो प्रश्न पत्र हो जाएगा। ठीक है, 10 अंक रिकॉर्ड बुक हो जाएगी और 4 अंक इसका मौखिक हो जाएगा। रिकॉर्ड बुक वगैरह जो है इसका मौखिक हो जाएगा। कितने हो गए? 16, 10 और 4 14 और 16 30 अंक। इस प्रकार से 30 अंक का प्रैक्टिकल हो जाएगा। कितने का? 30 अंक का। तो 16 अंक का प्रश्न पत्र, 10 अंक की रिकॉर्ड बुक, 4 अंक वाइवा हो जाएगा, मौखिक हो जाएगा। ठीक है, तो कुल 30 नंबर का यह पेपर होगा। प्रश्न पत्र भूगोल विषय के लिए कोड 14 निर्धारित है, पूर्णांक इसके 16 होंगे, 1.5 घंटे का पेपर होगा। यानी पेपर का समय क्या रहेगा? 4 प्रश्नों का 1.5 घंटा। और दूसरा बैच या वर्क बुक चेक करना है, उसका वाइवा लेना है, उसके लिए कितने घंटे निर्धारित है? 2 घंटे। कुल एक बैच के लिए कितना समय निर्धारित है? 3.5 घंटे। ठीक है ना, तो मौखिक के लिए 2 घंटे निर्धारित है, प्रश्न पत्र 1.5 घंटे में, कुल 3.5 घंटे में एक बैच। ठीक है, एक बैच जो है 3.5 घंटे में क्लियर करना होगा आपको। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। यह बात मैंने पहले ही आपको बता दी कि प्रत्येक प्रश्न हो कितने अंक का होगा? 4 अंक का होगा। ठीक है, आगे चले। अब ये मॉडल प्रश्न पत्र जो बोर्ड ने जारी किया है ना, बोर्ड का प्रश्न पत्र है। मैं आपको सरल इसलिए करवा रहा हूं कि आपको पता चले कि किस तरह का पेपर आएगा और उसका उत्तर हमें कैसे लिखना है ना, इसके बारे में आपको थोड़ा मालूम चले। पहला प्रश्न दिया है कि आंकड़ों से आप क्या समझते हैं? आंकड़ों के संग्रह की विधियों का नाम बताते हुए प्रत्येक विधि के 2-2 स्रोतों का वर्णन कीजिए। इसका मतलब आंकड़े किसे कहते हैं? 1 नंबर का। स्रोत कितने प्रकार के हैं? 1 नंबर का। 2-2 विधियां 2 नंबर की, कुल 4 अंक। इस प्रकार से अंक विभाजन आएगा। अब आपको करना क्या? यदि आप डेफिनेशन सिर्फ लिखी है 1 नंबर आ जाएगा। आपने ये लिखा आंकड़ों की संग्रह की विधियां कितनी है? 2 विधियां, तो 1 अंक और आ जाएगा। आपने 2-2 विधियों का एक्सप्लेन कर दिया तो 2 और आ जाएंगे, तो कुल अंक कितने हो जाएंगे आपके? 4 हो जाएंगे। तो प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक ऐसे लेने आपको, सब कुछ लिखना है। जैसा पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग लिखोगे ना तभी नंबर आएंगे साथियों, वरना नंबर मुश्किल है।
पहला प्रश्न का उत्तर, आंकड़ा किसे कहते हैं? तो आंकड़ा ऐसी संख्याओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जो यथार्थ विश्व के मापन को प्रदर्शित करती है। जैसे वर्षा को मापते हैं, जनसंख्या मापते हैं, लिंगानुपात घनत्व को मापते हैं, आर्थिक वृद्धि को मापते हैं। कई तरह के डेटा जो है जो विभिन्न प्रकार के हमें स्थितियों का मापन करवाते हैं। आंकड़े संग्रह की दो विधियां हैं। अब यहां एक नंबर आपका पक्का हो गया, प्राथमिक विधि और द्वितीयक विधि, यहां एक नंबर और पक्का हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में अगला है कि प्राथमिक विधि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो यहां दो दो स्रोतों की चर्चा करनी थी अपने। तो व्यक्तिगत प्रेक्षण यह सूचनाओं के उस संग्रह की ओर संकेत करता है जो व्यक्तिगत या व्यक्तियों के समूह द्वारा क्षेत्र में प्रत्यक्ष प्रेक्षण द्वारा एकत्रित किया जाता है। सर्वे करने के लिए कुछ लोग जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, या पर्सनली किसी क्षेत्र विशेष के डाटा को कुछ कलेक्ट करते हैं, उनका साइड करते हैं और एक सूची तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार से इसे कहते हैं व्यक्तिगत प्रेक्षण। इस विधि से क्षेत्र सर्वेक्षण द्वारा भू-आकृति के लक्षण, अपवाह प्रारूप, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति के साथ साथ में जनसंख्या, संरचना, लिंग अनुपात, साक्षरता, परिवहन, संचार के साधन आदि के बारे में सूचनाएं एकत्रित की जाती है। तो क्या क्या इसमें एकत्रित किया जाता है आपके समक्ष है, ठीक है ना। तो ये व्यक्तिगत प्रेक्षण के माध्यम से इस तरह की सूचनाएं है वो इकट्ठा की जाती है। दूसरा है साक्षात्कार। इस विधि में शोधकर्ता उत्तर देने वाले से प्रत्यक्ष सूचना, संवाद और बातचीत प्राप्त करता है। भाई जिससे सूचना लेनी है उसमें शोधकर्ता जो सर्वेक्षण करता है वो जाता है उसके पास, उससे विभिन्न तरह की सूचनाएं लेता है, उससे संवाद करता है, प्रश्न बनाता है, अनुसूची तैयार करता है, फिर उससे प्रश्न पूछता है, उसके अकॉर्डिंग उसको नोट भी कर लेता है। इसमें निम्न सावधानियां रखनी चाहिए कि जिन सूचनाओं को एकत्रित करना है उन विषयों की परिशुद्ध सूची तैयार कर लें कि ये सूचनाएं लेनी है। आप बिना किसी तैयारी के बैठेंगे तो आपका जो सर्वे है वो पूर्ण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपने कुछ पूछा भी है, कुछ बताया भी अगले ने है, तो आप उसको यदि सही ढंग से आपने प्रश्नावली तैयार नहीं की है तो क्लियर नहीं हो पाएगा कि आपने क्या वास्तविक जो आपका उद्देश्य था उसको पूरा कर लिया या नहीं कर लिया। जो जितनी सूचनाएं आपको लेनी थी क्या ले पाए, इसलिए पहले प्रश्नावली उसके लिए तैयार करनी होती है। और प्रश्नावली आपने पहले तैयार करके उसके अकॉर्डिंग आपने यदि अनुसूची तैयार करके यदि प्रश्नोत्तरी तैयार करके उससे पूछेंगे, डाटा लेंगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। साक्षात्कार लेने वाले व्यक्तियों को उद्देश्यों की स्पष्ट जानकारी देना कि उनका उद्देश्य क्या, क्योंकि काफी लोग ऐसे सेंसिटिव मामले होते हैं जिसमें काफी लोग जो है सूचना नहीं देते। और क्यों देंगे ना भाई, क्योंकि काफी लोग है किसी भी तरह की सूचनाएं ले लेते हैं तो उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग जाते हैं। ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए आवश्यकता है कि वो उनका स्पष्ट उद्देश्य क्या है, वहां तक उस उद्देश्य के बारे में जो उन लोगों तक को बता दिया जाए कि भाई ये उद्देश्य हमारा है, इस प्रकार से हम सर्वे के लिए आए हैं, ये सर्वे करना चाहते हैं। हर एक चीज कहते हैं कि पारदर्शिता पूर्ण हो। यदि पारदर्शी नहीं है तो अगला उत्तर आपको नहीं देगा, भाई ध्यान रखिएगा। उत्तर देने वाले को विश्वास में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तो वो देगा उत्तर, वरना तो क्यों बताएगा आपको सूचनाएं। क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं टेंशन भय रहता है, विभिन्न तरह के डाउट्स रहते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या कर देगा, क्या किसी को बारे में अपने बारे में लोगों को मिसगाइड कर देगा या अन्य लोग अपने खिलाफ हो जाएंगे। तो कई तरह के भ्रम उसके दिमाग में आ जाएंगे, तो वो ऐसा नहीं करेगा। तो उसको विश्वास में लेना है। दूसरा, आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रकाशित, एक होता है अप्रकाशित। प्रकाशित और अप्रकाशित। प्रकाशित स्रोत कौन से होते हैं? तो सरकारी प्रकाशन होता है जिसके अंदर विभिन्न मंत्रालयों, भारत सरकार के विभिन्न विभाग है, राज्य सरकार के प्रकाशन, जिलों के बुलेटिन, है ना, द्वितीयक सूचनाओं के महत्वपूर्ण साधन। अब प्रकाशित में सरकार विभिन्न प्रकार के डाटाज है उसका प्रकाशन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, और जिला के विभिन्न बुलेटिन आते हैं, उनमें विभिन्न तरह के डाटा हमें मिल जाते हैं, वो होते प्रकाशित स्रोत, है ना। अर्ध सरकारी प्रकाशन में इसमें आता है नगर विकास प्राधिकरण जो होता है, जेडीए, जैसे जयपुर विकास प्राधिकरण है, जोधपुर विकास प्राधिकरण है ना। तो नगर विकास प्राधिकरण है, वो नगरों और शहरों के नगर जो निगम होते हैं उन और जिला परिषद होती है, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के नगरों से संबंधित सूचनाएं हैं उनका प्रकाशन होता है, वो अर्ध सरकारी प्रकाशन में शामिल किया जाता है। तो ये आपने यदि लिख दिया तो आपके नंबर पूरे में से पूरे। अन्य साधन अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन होता है, जैसे यूनिसेफ का है, यूनेस्को का है, संयुक्त राष्ट्र संघ का है, महासभा का, जो जहाँ जो भी है, WHO के प्रकाशन है, तो आदि के द्वारा। निजी प्रकाशन, कोई व्यक्ति विशेष निजी प्रकाशन करता है तो उससे भी पत्र पत्रिकाएं, कोई बुक छापता है उसके बारे में, और समाचार पत्र और पत्रिकाओं में। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम बहुत ज्यादा हो गए हैं, व्हाट्सएप,
सूचनाओं का आधार हो गया है, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया है, वहाँ पे ट्विटर हो गया है, अनेक तरह की सूचनाएं आपके पास तुरंत आ जाती है। तो ये चीज़ें आपने और लिख दी तो आपके यहाँ 2 अंक और हो जाएंगे। इसका मतलब पहले प्रश्न के आपने 4 अंक पूरे कर लिए, 1+1 पहले परिभाषा दी 1 अंक आया, दोबारा उसका कितने टाइप है वो लिखा 1 अंक आया, फिर एक्सप्लेन कर दिया 2 अंक आए, कुल 4 अंक आपके पूरे हो गए। इस प्रकार से आप यदि लिखते हैं तो आपका प्रश्न पत्र जो का उत्तर देने का जो तरीका है, तजुर्बा है, वो बिल्कुल राइट है। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपके नंबर कम आएंगे, आ ही नहीं सकते भाई, पूरे में से पूरे नंबर देने पड़ेंगे यदि आपने फॉर्मूला जो है बिल्कुल सटीक और सही अपनाया है तो। ठीक है, तो ये तो पहला प्रश्न, इसमें कोई अथवा नहीं आएगा। अब दूसरा प्रश्न, इसमें अथवा आएगा। देखिए क्या है दूसरा प्रश्न कि निम्न वितरण के लिए माध्यिका की गणना करनी है। आप माध्यिका पूछ ली है, इसकी गणना करनी है, तो हमें वितरण दे रखा है सबसे पहले वर्ग, तो इसमें देखो मैं वर्ग आवर्ती, ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा अपन ले लेते हैं, सारणी बना लेते हैं, वरना तो होगा नहीं। इसमें एक संचय आवर्ती साथियों लेनी पड़ेगी, और कुछ नहीं होता है इसके अंदर, संचय आवर्ती लेनी होती है। कितने पद है? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ठीक है, हो गए। अब इसमें वर्ग लिख लेते हैं अपन, प्रश्न पत्र के अनुसार देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110। ठीक है, 110 तक है ना, ये देख लो प्रश्न के अंदर 110 तक है। उसके बाद में आवर्ती लिखी है 3, 7, 11, 16, 8 और 5। अब अपने को माध्यिका ज्ञात करनी है, तो m बराबर क्या करना है? m बराबर l प्लस आई बटा एफ कोष्टक m माइनस सी। कई जगह लिखा होता है m की जगह, सूत्र को इस रूप में भी लिखते हैं, या l प्लस आई बटा एफ कोष्टक n बटा 2 माइनस सी। एक ही बात है, एक ही बात है ना, n बटा 2 माइनस सी कर दो, चाहिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें निकालना क्या है इसमें? सी एफ निकालनी है, संचय आवर्ती निकालनी है। माध्यिका में सिर्फ संचय आवर्ती आपको निकालनी है, और संचय आवर्ती के द्वारा अपन माध्यिका निकाल लेंगे। ठीक है, पहला पद 3 का 3 हो जाएगा, दूसरा 7 और 3 10 हो जाएगा, तीसरा 10 और 11 21 हो जाएगा, चौथा 16 और 21 37 हो जाएगा, पांचवा 37 और 8 44, एक 45 हो जाएगा। ठीक है, और छठा 45 5 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे n का मान कितना आ गया? 50। ठीक है, तो n का मान 50 आ गया। तो m बराबर कितना हो गया? n बटा 2, 50 बटा 2 बराबर 25। इसका मतलब यहाँ 25वें पद का मान निकालना है अपने को। किसका? 25वें पद का मान। तो n का मतलब कितना हो गया? n 50, और 50 डिवाइड बाई 2 यानी 25वें पद का मान। अब संचय आवर्ती में अपने को देखना है 25वां पद कहाँ मिलता है आपको। तो 25वां पद कहाँ मिलेगा, तो अपन देखेंगे, तो 25वां पद मिलेगा 37 के अंदर। इस रो के अंदर आपको 25वां पद मिलता है। ठीक है, तो इसमें L तो लेंगे इसी पद की, F लेंगे इसी पद की, और C लेंगे इसके ऊपर वाले पद की। इस प्रकार से ले लेंगे। अब इसको सूत्र में रख देंगे साथियों। सूत्र में रखेंगे तो इजीली ये प्रश्न अपना सोल्व हो जाए। देखियो कैसे लिखेंगे। L का मान कितना है अपना? 80। तो अपन लिख लेते हैं L बराबर, दिखाई नहीं दे रहा क्या? L बराबर 80, I बराबर वर्ग विस्तार 10 का, ये ना देख लो 50 60 60 70 10 का विस्तार है। F बराबर, इसमें F कितना है? 80 90 और 16, तो इसमें 16 आ गया। और C कितना है? 21,
ये मान अपन सूत्र में रख देंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। m बराबर l का मान कितना है 80 प्लस i का मान कितना है 10 बटा f का मान कितना है 16। ठीक है, और कोष्टक में m का मान 25, c का मान 21। ठीक है, अब देखो सरल करते हैं। 80 प्लस 10 बटा 16, इसको सरल कर दिया, गुणा कोष्टक हटाएंगे तो 4 आ गया। 80 प्लस 10 चौक 40, 40 बटा 16। देखो 16 एकम 16, 80 प्लस 16 दूनी 32, 16 30 48, 16 दूनी 32, कितने बच गए 8, है ना। तो 16 पंजे 80, 2.5। तो कुल उत्तर कितना आ गया 80 2 82.5। माध्यिका तैयार हो गया। अब ये माध्यिका 82.5 आपके उत्तर आ गए। अब 4 अंक कंप्लीट आपके। अब 4 अंक किस किस के यहाँ पे है, यदि आपने ये सूत्र लिख दिया तो 1 अंक पक्का हो गया। कैलकुलेट कर दिया 2 अंक पक्के हो गया आपके। उत्तर आ गया 1 अंक पक्का हो गया। कुल कितने अंक आ गए 4 अंक कंप्लीट हो गए, है ना। इस प्रकार से अपन आसानी से कर सकते हैं। समझ रहे बात को। तो आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से इनको अपने को सरल करना है। 4 अंक पक्के कैसे करने हैं वो देख लो। अगला देखो, अगला प्रश्न अब दे दिया है ये अथवा में, अब है ना। मैंने कहा दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा सभी के अथवा में प्रश्न आएगा। तो इसमें अथवा है, देखो अथवा में क्या लिखा है कि निम्न आंकड़ों के लिए माध्य मजदूरी दर गणना की। माध्य पूछा, अभी इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नहीं पूछा है, किसी भी दिशा आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन वो देख लेते हैं, इसमें अपन सीधा ही निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले वर्ग, और आवर्ती होगी, मध्य बिंदु हो जाएगी इसके अंदर, और मध्य बिंदु के साथ में f से गुणांक हो जाएगा। ठीक है, पहला पद 1, साथियों 2, साथियों 3, साथियों 4, साथियों 5, साथियों 6। ठीक है, हो गया सेट। ठीक है ना। आगे देखो, अब देखो इसमें लिख देता हूं मैं, पहले वर्ग में पद में वर्ग, दूसरे में f, तीसरे में अक्ष मध्य बिंदु, और अगले में एफ एक्स। ठीक है, वर्ग कितना है 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110। ठीक है, 110 से 130, और 130 से 150, 1 2 3 4, ऐसा कैसा 50 70 70 90 90 110, 1 2 3 4 5 ही है क्या, और 130 से 150, ये लो साथियों। ठीक है, अब इसमें आवर्ती क्या क्या लिखी है, देखो इसमें लिखा 10, इसमें लिखा 20, इसमें लिखा 25, इसमें लिखा 35, और इसमें लिखा है 9। ये आवर्ती है। अब अपने को क्या करना है, प्रत्यक्ष विधि से अपन निकाल देते हैं। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य अपन निकाल देते हैं। तो क्या करेंगे, अक्ष बार बराबर सिग्मा एफ अक्ष बटा एन। इसमें एन क्या है, आवर्तियों का योग हो जाएगा, सिग्मा एफ हो जाएगा एन का मतलब। ठीक है, तो एन का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 से 10 30, और 30 60 30 90, और 9 99। कितने आ गए, सिग्मा एफ कितना आया है, सिग्मा एफ ओब्लिक एन कर दो, एन भी एक ही बात है, सिग्मा एफ या एन। तो ये कितना है 99, 35 25 60 60 20 80 80 90, और 9 99। ठीक है, अब इसमें देखो अक्ष निकालना। अक्ष क्या है, वर्ग की दोनों आवर्तियों को जोड़ेंगे। ठीक है, और उसमें 2 का भाग लगा देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा अक्ष। अक्ष बराबर है वर्ग की लोअर सीमा प्लस हाई सीमा बटा 2, ये ऐसा करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे 70 और 50 120 हो गए। 120 का आधा कितना हो जाएगा, 2 का भाग लगाना है, तो 120 का आधा कितना हो गया साथियों 60। अब 20 का अंतराल है 50 70,
70 90 तो 60, 20 80, 20 100, 20 120, 20 140। ठीक है, देख लो 130 150 280 है ना, तो इसका आधा ये हो जाएगा। अब इसको एफ एक्स करना है अपने को, एफ एक्स का मतलब एफ और एक्स को गुणा करना आपस में। तो ये हो गया 60 को 10 से किया 600, 80 को 20 से किया 8 दूनी 1600, 100 को 25 से किया 2500, 35 को 120 से गुणा करेंगे। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं ना, कैलकुलेटर का उपयोग मैथ में उपयोगी है ही, कर लेना चाहिए। तो 120 35 इंटू 120, 35 इंटू 120 4200, और 14 का 126, तो ये हो गया 1260। ठीक है, अब इसको सिग्मा एफ एक्स कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1260 प्लस 4200 प्लस 2500 प्लस 1600 प्लस 600, 10,160। तो ये कितना ही होगा 10,160। अब इसको सूत्र में रख देंगे, अक्ष बार बराबर सिग्मा एफ अक्ष बट्टा एन। तो यहाँ पे सिग्मा एफ अक्ष आया अपने पास में 10,160 डिवाइड बाई एन का मान आया 99, क्योंकि एम इक्वल टू सिग्मा एफ। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में, इसको अपन काटेंगे भाग देंगे तो 108.4। ठीक है, यह कैलकुलेटर से अपने थोड़ा सा जल्दी कर लिया, फॉर्मूला बताना था, इस प्रकार से इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं ना, निकाल लेते हैं। तो समांतर माध्य पूछे, यदि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नहीं लिखा तो बेसिकली आप निकाल दो। आवर्ती वर्ग आवर्ती दे रखी है, अक्ष निकाल लो, वर्ग की दोनों आवर्ती पदों को, अंतिम पद और प्रथम पद द्वितीय पद है वर्ग जो है उनको जोड़ करके उसमें 2 का भाग लगा दो, तो पहला निकल जाता है। तो जितना वर्ग अंतराल है उसमें जोड़ते चलो तो मध्य बिंदु आ जाएगा। फिर एफ को एक्स को गुणा कर दो, फिर सिग्मा को कर दो, सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। फिर जो एन का मान है सिग्मा एफ इक्वल टू सिग्मा एफ होता है एन बराबर, तो यह इसका जोड़ कर लो आवर्ती का और सूत्र में रख दो, उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न है, इसमें माध्य का कर लो चाहे समांतर माध्य कर लो, सिंपल बात है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, आगे देखो। अब है तीसरा प्रश्न, इसमें भी अथवा आएगा, निम्न आंकड़ों को वृत्त आरेख में प्रदर्शित कीजिए। अब देखो आंकड़े नहीं दिखाई दे रहे थे ना, ये मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी। देखो पहला तो है इकाई प्रदेश, इकाई प्रदेश ध्यान नहीं दिया। फिर है भारत का निर्यात व्यापार प्रतिशत में। ठीक है, सबसे पहले यूरोप के साथ भारत का निर्यात है 20.2। फिर लिखा है अफ्रीका, अफ्रीका के साथ में 6.5। फिर है अमेरिका, अमेरिका के साथ में 14.8। फिर है एशिया, तो एशियाई देशों के साथ में भारत का है 56.2 क्योंकि ज्यादा है ना। और फिर है ऑस्ट्रेलिया, तो इसके साथ में 2.3। ये व्यापार है अपना। ठीक है, अब देखो व्यापार दे रखा है प्रतिशत में, इसका मतलब ये सारा 100 में से है। किसमें से? 100 में से। अब वर्त आरेख यदि बनाना होता है साथियों, तो हमें क्या करना होता है, एक वर्त है उसके सभी कोणों का योग 360 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इन सभी जो मद अपने पास में है उन सभी मदों को एक वर्त आरेख में, एक वर्त जो है उसके अकॉर्डिंग बांटना पड़ेगा अपने को। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले पद का कोणीय मान निकालेंगे, तो यूरोप का कोण, यूरोप का कोणीय मान, यूरोप के साथ जो व्यापार है उसका कोणीय मान हमें निकालना है। तो कैसे होगा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो कुल मान है 20.2/100, चूंकि प्रतिशत है तो 100 में से ही है, प्रतिशत है इसका मतलब किस में से, साफ लिखा है, इसमें जोड़ने की जरूरत ही नहीं है कि प्रतिशत मान, तो प्रतिशत मतलब 100 में से गुणा 360। ठीक है, अब देखो इसमें शून्य से शून्य कट गया और 36 को 20.2 से गुणा कर दो और उसमें 10 का भाग लगा दो, 10 का भाग लगा दो, तो 36 इंटू 20.2 बराबर भाग
72.72। तो इसका कितना है कोणीय मान? 72.72 डिग्री। अब ये पहला कोण जो अपन वृत्त में बनाएंगे वो यूरोप का हो जाएगा और वो दिखाएगा कि 72.72 डिग्री का यदि अपन कोण बनाते हैं तो यूरोप के साथ में भारत का 20.2% व्यापार है वो आपको दिखाएगा। ठीक है। दूसरा, अफ्रीका के साथ व्यापार है, तो अफ्रीका के लिए कोणीय मान, अब अफ्रीका का कोणीय मान कैसे निकालेंगे? तो विधि वही है साथियों, इसका निकालने के लिए तरीका वही है। क्या करेंगे अपन? इसका बिंदु आ रहा है 6.5/100 इंटू 360। ठीक है, कैलकुलेट कर लो। 36 को 36 को है वो 6.5 से गुणा कर दो, तो 6.5 इंटू 36 भाग 10, तो 23.4। कितना आएगा? 23.4 डिग्री का कोण इसका हो जाएगा। प्रत्येक का कोण निकालना है। फिर तीसरा आता है अमेरिका के लिए कोणीय मान। प्रत्येक का बारी बारी से निकालेंगे, ऐसे ही हल करेंगे तभी नंबर आएंगे। अमेरिका के लिए कोणीय मान, ठीक है, तो इसमें 14.8, 14.8/100 इंटू 360। शून्य से शून्य, 36 को 14.8 से गुणा कर दो, 36 इंटू 14.8, तो 53.28 भाग 10, तो 53.28 डिग्री का कोण आएगा। वो किसके लिए आ जाएगा? अमेरिका के लिए आ जाएगा। ठीक है। फिर अपन निकालेंगे अगला कोणीय मान। किसके लिए है? एशिया के लिए। अब इसमें ये कोण बड़ा रहेगा, तो एशिया के लिए कोणीय मान। ठीक है। अब इसमें क्या कैसे निकालेंगे? तो एशिया का कोणीय मान निकालने के लिए हम एशिया का मान कितना है? 56.2, 56.2 भाग 100 इंटू 360। वही बात, शून्य से शून्य काट दिया, 36 इंटू 56.2, 202.2, 202 ही है ना, 202.3 डिग्री ये कोण आ जाएगा। किसके लिए? एशिया के लिए। अब बचा कौन सा अपने पास में? बचा है ऑस्ट्रेलिया। अब शेष बचेगा वो ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए कोणीय मान, तो ये कैसे निकालेंगे? 2.3/100 इंटू 360। शून्य से शून्य काट दिया है ना, तो 2.36 को गुणा कर देंगे, 36 गुणा 2.3, 2.3 यानी 8.2, 10 भाग 10, तो 8.2 डिग्री का कोण आ जाएगा। इस प्रकार से ये सभी कोण आए। अब सभी कोणों का योग करेंगे तो 360 हो जाएगा, है नहीं? टोटल कितना आ जाएगा? योग सभी कोणों का योग कितना आ जाएगा? 360 का। अब इसको वर्थ में रखना है। क्या करना अपने को? वर्थ में रखना है। इस प्रकार से आप कोणीय मान निकालोगे तो आपके ये कैलकुलेशन के 2 नंबर पक्के हैं इस प्रश्न के अंदर। ठीक है, कैलकुलेट आपने कर लिया तो 2 नंबर आपके पक्के हैं। अब इसमें वर्त आरेख कैसे बनाते हैं? क्या बनाते हैं? वर्त आरेख कैसे बनाते हैं, तो अब मैं आपको बता देता हूं। अब देखो, इसमें अपन वर्त लेंगे, बिना किसी में आपका एक वर्त ले लिया, ये वर्त ले लिया। ठीक है, अब इसमें केंद्र से अपने एक त्रिज्या डाल देंगे। इसका केंद्र हो गया। फिर यहां से अपन डालेंगे त्रिज्या। अरे यार, ये केंद्र ठीक है। कहीं से भी एक त्रिज्या डाल देंगे, केंद्र को मिलाती डाल दी, है ना? ये थोड़ी सी टेढ़ी है क्या? ये डाल दी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? चांदा लेंगे। वो चांदा लेकर के प्रत्येक का कोणीय मान जो अपने
कोण अपने को निकाले हैं अपने प्रत्यय के, वो कोण बनाएंगे। सबसे पहले 72.72 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो चांदा ले लेंगे और चांदा लेकर के अपन कोण है वो बनाते हुए चले जाएंगे। तो इसमें चांदा कहाँ गया रे भाई? एक मिनट भाई, चांदा नहीं मिला ना। तो अपन इसमें क्या करेंगे अब, ये अपने वर्त बनाया, वर्त बना करके इसमें एक त्रिज्या डाल दी। अब प्रत्येक कोण, जैसे कि पहला कोण आपके समक्ष है 72 डिग्री का, तो आप चांदा यहाँ रखेंगे, ठीक है। और चांदा यहाँ रखेंगे तो उसमें कोण बने होंगे, उस कोण के अकॉर्डिंग आप उसमें, जैसे मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि ये, ठीक है। अब इसमें अलग अलग कोण अपन देखेंगे। कि यहाँ यदि वो सीधा आता है तो 90 डिग्री कोण होता है, तो लगभग 72 डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा ना। तो यहाँ से सीधी रेखा अपन लेंगे और इसको मिला देंगे यहाँ से इस प्रकार से। तो ये पहला भाग बन गया। ये कितने डिग्री कोण बना है अपने पास में? 72 डिग्री का, ठीक है। 72.72 डिग्री कोण बना लिया। यहाँ शून्य से काउंट करते हुए चलेंगे अपने, यहाँ 90 हो जाएगा, वापिस यहाँ आएंगे तो 180 हो जाएगा। फिर चांदा अपने यहाँ रखेंगे, यहाँ रख करके अगला कोण बनाएंगे 23 डिग्री का। तो अपन 23 डिग्री कोण बनाएंगे तो लगभग यहाँ चांदा रखेंगे तो लगभग इतना सा कोण, ये आप चांदा लोगे काम में, मेरे पास में आज चांदा है नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग ये 23 डिग्री कोण आपका बन जाएगा। तीसरा कोण बनेगा आपका 53 डिग्री का। तो यहाँ आप चांदा इसको आधार मानते हुए यहाँ चांदा रखोगे और यहाँ पे 53 डिग्री का कोण इस प्रकार से बना दोगे। बना दिया। फिर कोण बनेगा आपका 203 डिग्री का। अब 203 डिग्री का मतलब ये 180, ठीक है ना। और यहाँ इसको आधार मानना, आप आधार रखे ये हो गई, तो 180 है। अब शेष बचेगा 8 डिग्री का, तो आप 8 का छोड़ दीजिए, शेष वो बच जाएगा ये 8 का। अब ये 203 का हो जाएगा, समझ गए। अब इसमें अलग अलग डिजाइन भर दीजिए, और अलग अलग डिजाइन आप भर दोगे तो आसानी से अलग अलग कलर है ये आपको बता देगा कि किस प्रकार से। एक मिनट, इसको हटा देता हूं मैं, फिर कलर भर देता हूं। ये अलग अलग संकेत हो जाएंगे आपके कि आपने इस प्रकार से एक वर्तारेख है उसकी रचना कर ली है, ठीक है। और ये किए ग्रीन रह जाएगा, इसको ब्लू कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें आप संकेत बना दो यहाँ साइड के अंदर। संकेत, और संकेत बनाने के लिए प्रत्येक भाग ले लो, प्रत्येक भाग लेकर के उसमें वही कलर है आपको दिखाना है। जैसे पहला ले लिया, अब दूसरा ले लिया, तीसरा, संकेत है ना, तो चौथा और ये पांचवा ले लिए। अब इनको थोड़ा सा इधर उधर कर दो आप, सीधे में कर दो आराम से, थोड़ा छोटा तो बड़ा कर दो, ये कर दिया, इसको काट दो, कर दिया। अब इसमें अलग अलग कलर, जो आपको कलर भरने थे वो कलर अपन भर लेंगे इसमें। देखो पहला कलर जो था वो ये था, तो ये भर दिया। दूसरा कलर अपने पास में ये था, तो ये भर दिया। तीसरा कलर साथियों वो आपको पेंसिल से करना है काम, ये था, तो ये भर दिया। चौथा कलर साथियों ये था, तो ये भर दिया। पांचवा कलर आपके पास में ब्लू था, तो इसमें अपन ये ब्लू भर दिया। अब इसमें आगे संकेत लिख दीजिए। सबसे पहले व्यापार किसके साथ में है? तो सबसे पहले व्यापार अपना था यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका। सबसे पहले यूरोप के साथ में था,
दूसरा अफ्रीका के साथ में है, तीसरा अमेरिका के साथ में है, ये उसके व्यापार को दिखा रहा है, चौथा एशिया के साथ में है, और पांचवा ऑस्ट्रेलिया के साथ में। ये लो जी, ये संकेत बना दिया, आपका वर्त आरेख तैयार है। इस प्रकार से आपने कैलकुलेट करके यदि ये चित्र बना दिया तो अब आपके 4 अंक कंप्लीट हो गए, 2 + 2, 2 अंक कैलकुलेशन के और 2 अंक आपके इसको बनाने के। इस प्रकार से 4 अंक आपके कंप्लीट हो गए, समझ गए। ये हो गया तीसरा प्रश्न आपका अथवा में जो था वो। अब आए वर्तारेख के बाद में इसमें ये तीसरा प्रश्न हो गया पहला वर्तारेख बनाना। अब इसका अथवा क्या आएगा, तो उसका अथवा आपके समक्ष है। देखो अब ये तीसरे का अथवा है कि निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखनी। अब 4 बिंदु आते हैं, 4 में से 2 पर टिप्पणी लिखनी होती है। पहला बिंदु है प्रवाह सचित्र, दूसरा है बिंदुकित मानचित्र, चौथा है वर्णमात्री मानचित्र, पांचवा है तीसरा है वर्णमात्री मानचित्र और चौथा है सम्मान रेखा मानचित्र। ठीक है, ये 4 बिंदु आपके पास में है, किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखनी है। कितने पर लिखनी है? 2 पर। तो यदि 2 पर टिप्पणी लिखते हैं तो आपको 2 + 2 ये 4 अंक हो जाएंगे। एक टिप्पणी के यदि 1 पर लिखते हैं तो 2 अंक, क्योंकि परीक्षा के पैटर्न के अकॉर्डिंग काफी चेक होगी, आपकी उत्तर पुस्तिका चेक होगी, तो उस हिसाब से आपको दोनों पर टिप्पणी लिखनी है। 4 पर नहीं लिखनी है, 4 पर लिखोगे तो 2 + 2 + 2 + 2 8 नहीं आएंगे, 2 ही 4 ही अंक आएंगे। ठीक है, तो पहला है बिंदुकित मानचित्र। ये मानचित्र जनसंख्या, जानवर, फसल प्रकार आदि के वितरण को दर्शाने के लिए बनाए जाते हैं। कौन से? बिंदुकित मानचित्र। ये निश्चित आकार के बिंदु प्रशासनिक इकाइयों पर दर्शाए जाते हैं। चाहे भारत के संदर्भ की बात कर लो, चाहे एशिया कर लो, चाहे अफ्रीका कर लो, चाहे किसी जिले की बात कर लो। क्षेत्र का इसमें आवश्यकता है क्या कि क्षेत्र का मानचित्र सीमा सहित आपके पास में होना चाहिए, और दूसरा उस क्षेत्र के भूआकृतिक मानचित्र हो और उसके आंकड़े हो, है ना। भाई जनसंख्या के आंकड़े होंगे तभी, जैसे सीकर जिले के लिए अपन मानचित्र बना रहे हैं तो सीकर के आंकड़े अपने पास में हो और उसका मानचित्र हो, उसमें बाउंड्री कोई ज्यादा मोटी लाइन वाली नहीं हो, उसका भूआकृतिक मानचित्र हो, कहाँ नदी बह रही है, जनसंख्या वितरण दर्शाना है तो वो भी आपको पता होना जरूरी है। तो ये चीजें यदि इसमें है तो आप आसानी से उसको सही ढंग से बता सकते हैं। सावधानियां क्या रखनी है? प्रशासनिक इकाई की सीमाएं सघन और मोटी नहीं हो, सघन व मोटी नहीं हो, और उसके साथ साथ प्रत्येक बिंदु है उसका आकार समान होना चाहिए। इसमें विशेष ध्यान रखने योग्य बात है। वाइवा में भी पूछते हैं कई बार एग्जामिनर की, इसकी बिंदुकित मानचित्र की प्रमुख विशेषता कौन सी है वो बताइए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें बिंदु का आकार सेम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा टिप्पणी पर लिखने हैं वर्णमात्री मानचित्र पर। तो वर्णमात्री मानचित्रों को आंकड़ों की विशेषताओं जो कि प्रशासकीय इकाइयों से संबंधित हो को दर्शाने के लिए बनाए जाते हैं, है ना। किसके लिए? आंकड़ों की विशेषताओं को दर्शाने के लिए इनको बनाया जाता है मुख्य रूप से। ये मानचित्र जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर, लिंग अनुपात आदि को दर्शाने के लिए तैयार किए जाते हैं। तो जनसंख्या घनत्व, लिंग अनुपात और साक्षरता दर को दर्शाने के लिए मानचित्र तैयार होते हैं। इसमें क्या सावधानी है वितरण मानचित्र में? तो इसमें वर्णमात्री मानचित्र में ये इकाइयों का मानचित्र है, प्रशासनिक इकाइयों का मानचित्र आपके पास में हो। भाई वर्णमात्री मानचित्र अपन दिखा रहे हैं, जैसे भारत के राज्यों के अंदर विभिन्न जनसंख्या वितरण दिखा रहे हैं, तो राज्यों का संपूर्ण भारत जनसंख्या का आंकड़ा आपके पास में हो और भारत का ऐसा मानचित्र आपके पास में हो कि प्रत्येक राज्य का उसमें डायग्राम हो, तभी तो होगा, वरना मुश्किल है। प्रशासनिक इकाइयों के अनुसार सांख्यिकीय आंकड़े आपके पास में होने बहुत जरूरी है, तब आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखना आपको। कार्य संपन्न करने के लिए क्या करोगे? आप आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लोगे, फिर श्रेणी क्रम में बांट दोगे, यानी ग्रुप बना लोगे 5-5 राज्यों का। जैसे मैं ऐसे लिख दूं ग्रुप में कि 100 से 200 घनत्व वाले राज्य, है ना, 200 से 300 घनत्व वाले राज्य, 300 से 400 घनत्व वाले राज्य और 400 प्लस घनत्व वाले। अब 400 प्लस तो ही नहीं, भारत का औसत घनत्व है, ठीक है, फिर भी, और 100 से कम, 100 से कम घनत्व। ये 5 ग्रुप हो गए। इस प्रकार से 5 क्रम बना लेंगे, आरोही और अवरोही क्रम जिस रूप में भी बनाएंगे, तो इनको समूह बांट करके फिर उन अलग अलग राज्यों में जहां ये घनत्व आता है उसमें उसका जो संकेत है, मैंने अभी चित्र जो डायग्राम के अंदर कलर भरा था, वैसे ही उन राज्यों को सेम कलर, है ना, सेम घनत्व वाले, एक ग्रुप के घनत्व वाले राज्यों में सेम कलर आपको दर्शाना है। प्रतिरूपों, छायाओं और रंगों का प्रयोग श्रेणियों के अनुसार करना है, ताकि उसमें पता चल सके कि 100 से कम स्टेट वाले घनत्व वाले स्टेट ये है, तो उनमें सेम कलर होना बहुत ही जरूरी है। ये बात आप ध्यान रखोगे। इस प्रकार से आपने लिख दिया
तो ये अथवा वाला प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसमें आपके 4 में से 4 अंक आपके वर्तारिक बना लो, चाहिए ये काम कर लो। अब चौथा प्रश्न, क्लास तो लंबी है लेकिन करनी बहुत जरूरी है लंबी। चौथा प्रश्न क्या होगा, स्थानिक व गैर स्थानिक आंकड़ों में क्या अंतर है। अथवा इसमें दूसरा प्रश्न है कि भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईएस क्या है और इसके महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से है, बस समझाइए। तो अब इन दो में से, इसमें भी अथवा मैंने कहा 2, 3, 4, चारों में से, तीनों प्रश्नों में से अथवा आएगा। तो आपको जो अच्छा लगे, जो बेहतर आ रहा हो वो आपको करना है। सबसे पहले स्थानिक और गैर स्थानिक आंकड़ों में क्या अंतर है ये कर बताता हूं मैं आपको कैसे लिखना है। कि स्थानिक आंकड़ों को उनकी स्थिति, रेखा और क्षेत्रीय रूप, बनावट के आधार पर विश्लेषित किया जाता है। यानी स्थानिक आंकड़ों को किसके आधार पर, उनकी स्थिति, रेखा, क्षेत्रीय रूप और बनावट के आधार पर विश्लेषित किया जाता है। आंकड़ों के ये रूप आमतौर पर मान्य और समुचित रूप से परिभाषित निर्देशांक प्रणाली से ज्यामितीय रूप से पंजीकृत हो ताकि उनका भौगोलिक सूचना तंत्र के आंतरिक सूचनाधार संरचना में भंडारण किया जा सके। यानी व्यवस्थित होने चाहिए, मान्य रूप हो, समुचित रूप से ये परिभाषित निर्देशांक प्रणाली से ज्यामितीय रूप से पंजीकृत होनी जरूरी है ताकि भौगोलिक सूचना तंत्र में इनका उपयोग हो सके। यानी ऐसा नहीं कि अस्त व्यस्त हो, ऐसे आंकड़े अपने कलेक्शन कर लिए और यहाँ पे ले आए उसको श्रेणी क्रम में रखने के लिए, उनकी तैयारी करने के लिए, ऐसा नहीं करना है। गैर स्थानिक आंकड़े दूसरी ओर इन्हीं जो आंकड़ों को जो प्राथमिक स्थानिक आंकड़ों का वर्णन करते हैं, गैर स्थानिक आंकड़ों के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह आपने लिख दिया स्थानिक और गैर स्थानिक, तो 2 + 2 4 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। समझ गए? इस प्रकार से यदि आप लिखते हो। अब अथवा वाला प्रश्न, अथवा है भौगोलिक सूचना तंत्र क्या है, इसकी परिभाषा और उसके प्रमुख घटक कौन कौन से है, ये इसमें अथवा दे रखा है। अब देखो जीआईएस क्या है। जीआईएस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो क्या है ये, वे अभिकलन प्रणालियां जो स्थानिक आंकड़ों एवं गुणन्यास और उनके संबंध में उद्देश्य के लिए भू संदर्भित सूचना के प्रक्रमण, व्यक्तिगत फाइलों में विशिष्ट सूचना का निर्धारण, अभिकल्पनाओं का क्रियान्वयन तथा निर्णय पोषित प्रणालियों आदि क्रियाओं को करने के में समर्थ तंत्र जो होता है उसको भौगोलिक सूचना तंत्र कहा जाता है। क्या लिखा कि अभिकलन प्रणालियां जो स्थानिक आंकड़ों में गुण न्यास और उनके संबंध के उद्देश्य के लिए भू संदर्भित सूचना के प्रक्रमण में, व्यक्तिगत फाइलों में विशिष्ट सूचना का निर्धारण, अभिकल्पनों का क्रियान्वयन तथा निर्णय पोषित प्रणालियों आदि क्रियाओं को करने में समर्थ होता है, उसको क्या बोलते हैं, जीआईएस, है ना, भौगोलिक सूचना तंत्र है। भौगोलिक सूचना तंत्र के 4 घटक यहां पे दे रखे हैं, सॉरी 5 घटक इसके है ना। कितने घटक है, 5। वो 5 घटक कौन कौन से है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आंकड़े, लॉग और प्रक्रिया, प्रोसेस, ठीक है। अब ये पहला घटक क्या है, हार्डवेयर। हार्डवेयर में लिखा है कि इसमें प्रक्रमण भंडार है ना, सीपीयू, प्रदर्शन मॉनिटर। भाई अपन जो काम करते हैं वही तो है ना, निवेश, इनपुट माध्यम, आउटपुट बहिर्वेश, आउटपुट माध्यम, है ना। तो ये कंप्यूटर के जो पार्ट है वो इसमें काम वही आता है, तो ये इसकी क्या है, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर में इसमें जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर काम आते हैं, तो आंकड़ा प्रविष्टि मॉड्यूल, संपादन, अनुरक्षण, विश्लेषण, रूपांतरण मॉड्यूल है, हेर फेर आंकड़ा प्रदर्शन है, बहिर्वेशी मॉड्यूल है आदि, ये सारे मॉड्यूल इसमें काम आते हैं, ठीक है। और सूचनाधार प्रबंधन तंत्र इसका जो है वो इसके सॉफ्टवेयर है ना। ये आपको मिल जाएगा लिखा हुआ पूरा का पूरा। फिर सॉफ्टवेयर में क्या आएगा, आंकड़ों की प्रविष्टि, संपादन और अनुरक्षण में संबंधित तो सॉफ्टवेयर है, विश्लेषण, रूपांतरण, हेरफेर संबंधित सॉफ्टवेयर है, आंकड़ों के प्रदर्शन, बहिर्वेशन संबंधित सॉफ्टवेयर है। ये 3 सॉफ्टवेयर इसमें महत्वपूर्ण है, डबल एंट्री हो गई इसकी। फिर तीसरा पार्ट इसकी आंकड़े, स्थानिक आंकड़े व तालिका संबंधी आंकड़े भौगोलिक सूचना तंत्र की रीड होते हैं, ठीक है। वर्तमान आंकड़ों को आपूर्तिदाता से प्रग्रहित किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। किसी से आपूर्तिदाता, भाई जो आंकड़े जहां मिलते हैं वहीं से लिए जाते हैं, है ना, तो वहीं से उनको प्रग्रहित किया जाता है। तो आंकड़े होना बहुत जरूरी है, किसके लिए, भौगोलिक सूचना तंत्र के घटक के रूप में, तभी तो भौगोलिक सूचना तंत्र काम करेगा, वरना कोई मतलब ही नहीं बिना आंकड़ों के, उसमें क्या दिखाएंगे अपन। अथवा प्रयोक्ता द्वारा नए आंकड़ों का सृजन वहीं किया जा सकता है। चौथी है उसमें प्रोसीजर में डालना, तो
प्रोसेस का मतलब है प्रक्रिया में आंकड़ों का प्रत्यायन तंत्र में निवेश करना, संचय करना, प्रबंध करना, रूपांतरण करना, विश्लेषण करना और अंत में तंत्र में बहिर्वेश शामिल है। भाई अपन डाटा लाए, कंप्यूटर में इनपुट किया, जो भी अपने पास सॉफ्टवेयर मॉड्यूल में डाला, फिर उसमें जो हेरफेर करना था हेरफेर किया, फिर सारणी तैयार कर ली, अंत में उसको आउटपुट ले लिया, उसका बहिर्वेश ले लिया कि इस प्रकार से ये जो सूचना तैयार होके आई है, ठीक है ना, तो उसी को बोलते हैं प्रक्रिया। फिर अंत में है लोग, इसमें प्रयोक्ता। अब लोग कौन होते हैं? जो काम करते हैं भौगोलिक सूचना तंत्र के अंदर, उसमें वो भूगोलवेत्ता है जो इसके लिए काम कर रहे हैं, वो इंजीनियर जो विभिन्न सॉफ्टवेयर को चलाते हैं, मॉड्यूलों को चलाते हैं, पर्यावरण वैज्ञानिक जो अनेक पर्यावरणीय जानकारियां हासिल करते रखते हैं, नीति निर्माता जो मुख्य रूप से इस तरह के मॉड्यूल के लिए विभिन्न नीतियां बनाते हैं, इसके अलावा इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, आदि आदि सभी लोग मुख्य रूप से इसके घटक के रूप में शामिल किए जाते हैं। तो ये सभी किस में आते हैं? यदि ये 5 चीज आपने 5 घटक और इसका विश्लेषण कर दिया तो यहां आपके कितने अंक पक्के हैं? परिभाषा के 2, विश्लेषण के 2 और 4 अंक यहां पक्के हो गए। भाई मैंने 16 नंबर दे दिया आपको। अब आपकी ये आंसर शीट मैंने चेक कर दी मॉडल पेपर, और आपके अंक कितने आ गए? 16/16 आ गए। मजे करो, ठीक है। प्रश्न पत्र में 16 अंक आ चुके हैं आपके। लंबी क्लास है लेकिन कैसी लगी बताना मेरे को। सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल अपना है, उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सूचना जो पहले दी थी है ना, सत्र 2025-26 में शिक्षा विभाग में परीक्षा समय सारणी में काफी चेंज हुआ है। फरवरी के अंदर परीक्षाएं होने जा रही है, टाइम टेबल आ चुका है। अप्रैल तक 1 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, मार्च एंड तक सभी परीक्षाएं संपन्न हो जाएगी, चाहे लोकल हो चाहे बोर्ड क्लास, जो रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो एनसीईआरटी आधारित उन 2025-26 का सेशन का जो संपूर्ण सिलेबस है ना, वो अपने एप्लीकेशन पे है। तो सभी साथी गूगल प्ले स्टोर से सर्वा क्लासेज एप्लीकेशन अपना जो है उसको डाउनलोड कर ले और भूगोल का कोर्स विद नोट्स, वीडियो क्लासेज और मॉडल पेपर सहित आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही शानदार क्लास आपके लिए मैंने तैयार करके आप तक पहुंचाई है। उसमें शानदार नोट्स तैयार किए हैं, किस तरह के प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न बना बना के मैंने डाले हैं, किस तरह से उसका उत्तर लिखना है वो सारी चीज मैंने बताई है। तो जरूर पढ़े ये सर्वा क्लासेज के साथ में संपूर्ण ज्योग्राफी, और अपने अंक को बेहतर कीजिए, अपना स्कोर बेहतर कीजिए। सेशन 2025-26 के अंदर सभी 12वीं क्लास के विद्यार्थी जो मेरे साथी हैं उनके लिए अच्छा, सुंदर और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार पुनः आने वाले नव वर्ष की हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएं आपको, कि नया वर्ष आपके लिए खुशियां है, वैभव है, पराक्रम है, शौर्य है, सुख है, चैन है, सफलता है आदि लेकर के आए, और जिंदगी में आपको कभी निराशा न हो। इन्हीं भावों, इन्हीं शब्दों के साथ में नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्लास को पूरा देखना, कैसी लगे कमेंट अवश्य करना। थैंक यू मेरे दोस्तों।